हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नेम है रिचा और राम आईएएस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। क्लास 7th की एनसीईआरटी डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी की चैप्टर 2, जिसका नेम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। यहाँ हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि स्वास्थ्य जो है उसमें सरकार जो है हमारी वो किस प्रकार से अपनी भूमिकाएं निभाती हैं, क्या क्या कार्य करती हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, लोग स्वस्थ जीवन जी सके, एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सके। तो उस हेल्दी लाइफ में जो गवर्नमेंट के का इम्पोर्टेंस है वो क्या है, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले एक चीज समझना चाहें स्वास्थ्य की, आखिर स्वास्थ्य हेल्थ जो है वो होता क्या है, तो सिंपली इसे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम सभी बीमारियों से मुक्त रहते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक हमारी जो है वो हम हेल्दी हैं। लेकिन मान के चलिए कि क्या हमें सारी बीमारियों से मुक्त रहना ही हमारे लिए हेल्दी हो सकता है, या हमें अगर कोई बीमारी नहीं हो रही है। देखिए, बहुत सारी हम साल भर में ऐसी बीमारियां देखते हैं जो कहीं ना कहीं, बहुत सारी बीमारियां जो है वो हमारे जो हम वाटर पीते हैं, जो पानी पीते हैं, वो बहुत साफ पानी नहीं होता है। जैसे अभी अगर मैं यहीं की बात करूं, अभी प्रेजेंट टाइम में हम इलाहाबाद में रहते हैं, तो इलाहाबाद में जो गंगा का पानी आता है, अगर आप उसे, या जो भी सप्लाई वाला वाटर आता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अगर आप उसे प्योरीफाई करके नहीं पीते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें डेली जो है वो एक बॉटल मंगानी पड़ती है ताकि हम जो है वो बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सके। तो ऐसे ही आगे चलिए अब हम देखने का प्रयास करते हैं। तो पहली चीज हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, वो ये लोगों के लिए ये आश्वासन देता है, ये आश्वस्त करता है कि एक लोगों की जो हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, या जो हेल्दी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में हम जानने का प्रयास करते हैं तो देखिए, लगभग हर साल जो है वो 15,000 डॉक्टर जो हैं वो डिग्री प्राप्त करते हैं। लेकिन उनमें से अगर हम डिस्कस करें कि आज भी अगर हम रूरल लेवल की बात करें, या जो अगर ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में आज भी जो ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें क्या है, एक जो कह सकते हैं हम कि एक बेसिक ट्रीटमेंट जो होना चाहिए वो भी अच्छे से नहीं मिल पाता। उन्हें बेसिक ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, मीलों चल के या ट्रैवल करके जाना पड़ता है। ये हर एक रूरल लेवल की कहानी है। तो देखिए, आखिर ये जो 15,000 डॉक्टर डिग्री प्राप्त करते हैं, तो आखिर होता क्या है। तो अगर हम उसकी बात करें तो ऐसा एक सर्वे किया गया, तो ये माना गया कि ज्यादातर ये जो डॉक्टर डिग्रियां प्राप्त करते हैं, ये ज्यादातर शहरों में अपनी सेवाएं देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे जो 99% डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो अपनी सेवाएं नहीं देना चाहते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस है, वो रीजंस आप लोग भी समझते हैं। तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में अगर हम बात करें तो 1950 का ये आंकड़ा है कि 2717 अस्पताल बनाए गए थे। 1991 में 11,174 अस्पताल बनाए गए थे, और एनसीईआरटी में 2000 तक का डेटा दिया गया है, जो कि अस्पतालों की संख्या जो है वो 18,218 हो चुकी थी। लेकिन वहीं हम अगर एक सर्वे और भी देखें जो यूनिसेफ के द्वारा निकाला गया था, ये एक रेपुटेटेड संस्था है, ये सभी आप लोग जानते होंगे। तो उस संस्था ने ये बताया कि भारत में लगभग जो 20% लोग हैं वो ही क्या कर सकते हैं, जो यहाँ की सेवाएं हैं वो ले सकते हैं। 80% जनसंख्या ऐसी है कि उसके पास जो है वो अपना ट्रीटमेंट करवाने तक के पैसे नहीं है। अगर उसे ट्रीटमेंट भी अपना एक अच्छे हॉस्पिटल में करवाना है या अच्छी दवाइयाँ लेना है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, या तो उधारी लेना पड़ेगा या अपनी जमीन वगैरह बेचना पड़ेगा। डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि भारत की 80% जनसंख्या ऐसी है जो एक अच्छे हॉस्पिटल्स वगैरह भी अफोर्ड नहीं कर सकती। बहुत सारी बीमारियां जो हैं, हर साल हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो भूख से मर जाते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। जो एक हेल्दी डाइट चाहिए, वो एक हेल्दी डाइट नहीं मिल पाती है। तो ऐसे बहुत सारे लैक्स या लूप होल्स हैं।
अब गवर्नमेंट ये भी कहती है टाइम टू टाइम कि उसके पास जो है वो फंड्स नहीं है, वो क्या करे। तो खैर ये सारी चीज़ें तो आप लोग ऑलरेडी समझते हैं कि क्या है। अब आगे हम देखने की कोशिश करते हैं हाकिम शेख की कहानी। उम्मीद है भारत में स्वास्थ्य सेवाएं आप समझ गए होंगे। इनमें से जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो मान के चलिए जो ज्यादातर डॉक्टर्स हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो रूरल लेवल पे आके काम करना ही नहीं चाहते। हाकिम शेख की कहानी में हम देखते हैं तो हाकिम शेख, आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि हाकिम शेख जो है ये पश्चिम बंग खेत मजदूरी समिति के एक सदस्य थे। तो इनके साथ घटना क्या होती है कि ये ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे, तो 1992 में ये क्या होते हैं, ट्रेन से गिर जाते हैं। तो इनको काफ़ी ज़्यादा चोटें आती हैं, इनके हाथ पैर जो हैं वो भी फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो जब इन्हें अस्पतालों में एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, तो जब सरकारी अस्पताल में ले जाया गया तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने जो है भर्ती करने से ही मना कर दिया। तो ऐसे उस शहर के जितने 8 अस्पताल थे उन सभी में ले जाया गया, लेकिन जो है उनमें से किसी में भी हाकिम शेख को भर्ती नहीं किया गया। फाइनली उन्हें क्या किया गया, निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और फिर उनका जो है इलाज संभव हो पाए। अब गवर्नमेंट में भर्ती करवाने का क्या रीज़न था, देखिए स्टार्टिंग में जब ये हुआ तो उस समय पे ये सिचुएशन, अब ये कहानी जो है आप देख ही रहे हैं कि अप्रॉक्स 1992 के आसपास की कहानी है। तो उस समय अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए या कोई भी सिचुएशन हो जाती थी तो ये डायरेक्टली हो जाता था पुलिस केस। जब तक पुलिस आके इन्वॉल्व नहीं होगी, मैटर को नहीं देखेगी, तब तक क्या किया जाता था, किसी को भर्ती नहीं किया जाता था अस्पताल में। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम्स हुई। लगभग 8 हॉस्पिटल्स में उनको भर्ती करवाया गया, लेकिन नहीं किया डॉक्टर्स ने। फाइनली उन्होंने क्या किया, शहर के निजी अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका ट्रीटमेंट हुआ। अब निजी अस्पतालों में भी भर्ती करवाया जा सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वही हम आगे समझने का पहले प्रयास करते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। फिर मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र देखिए वो क्षेत्र होते हैं जिनको गवर्नमेंट हमारी हैंडल करती है, वो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। उनमें जो फीस होती है, जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। अब जैसे सरकारी अस्पताल हो गए, हॉस्टल्स वगैरह, बहुत सारे स्कूल होते हैं। अब वहीं अगर आप कंपेयर करिए, बहुत अच्छे से आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किए हैं या आपके कोई रिलेटिव या आप ही अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई किए हैं, तो वहीं जो गवर्नमेंट में आपकी फ़ीस अगर साल भर की 1000 हो जाती है, तो वहीं आपको प्राइवेट स्कूल में नॉर्मली जो है वो 20 to 30,000 पर ईयर जो है वो आपको पे करना ही पड़ता है। ये बहुत नॉर्मल है। तो बहुत सारे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक डेटा बताया था कि 80% जनसंख्या, उसमें से बहुत जनसंख्या तो ऐसी भी है जो अपने डेली खाने के लिए इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, तो वो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें हम जाते हैं, मोटी रकम दी जाती है, तो वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में हमें सारी सुविधाएं जो हैं वो भी दी जाती हैं, हमारी जितने भी हमारी नीड्स हैं उन सभी का ख्याल रखा जाता है। तो प्राइवेट और अगर हम सार्वजनिक या निजी क्षेत्र की बात करें, तो निजी क्षेत्र में आज के टाइम पीरियड में बहुत सारे जो आप हॉस्पिटल्स वगैरह देखते हैं, क्लिनिक देखते हैं, या बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी अपनी बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपनी सर्विसेज ठीक है गवर्नमेंट में दे रहे हैं 2-3 घंटे, लेकिन उसके अलावा जो अपना एक्स्ट्रा टाइम है वो अपना प्राइवेट क्लिनिक वगैरह खोल के दे रहे हैं। वहीं जहां गवर्नमेंट में उसी डॉक्टर से मिलने के लिए आपको 1 रुपए या 2 रुपए या 10 रुपए पे करने पड़ते हैं, वहीं आप अगर उनसे प्राइवेट में मिलना चाहें तो 100 रुपए 200 रुपए, बहुत सारे डॉक्टर्स तो ऐसे हैं कि 500, 1000 या 3000 तक उनकी मात्र मिलने की फीस होती है। तो ये मुझे उम्मीद है कि निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र आपको समझ में आए होंगे। अब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में आप ही देखते हैं कि बहुत सारे, अभी कोविड के टाइम पे ही आप ले लीजिए, अभी कोविड का टाइम चल रहा था, अभी थोड़े से मामले जो है वो कम आ रहे हैं, लेकिन वहीं आप जो अप्रैल मई की कहानी देखिए तो वहाँ इतनी बुरी कंडीशंस थी, तो उसमें भी आप सिलेंडर देखिए तो सिलेंडर कितने महंगे रेट पर बिक रहा था। जो स्वास्थ्य सेवाएं थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाइए तो 4-4, 5-5 लाख, इवन अगर आप 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में या 10 दिन जो टाइम पीरियड होता है
तो 10-10, 15-15 लाख जो है वो बिल बना के दे दिया जाता था। तो ये सिचुएशंस थी। अब जो 80% जनसंख्या है भारत की वो नहीं अफोर्ड कर सकती है ये सारी व्यवस्थाएं। तो उम्मीद है कि मुझे सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। निजी स्वास्थ्य सेवाओं में सारी कंडीशंस वगैरह सब कुछ हमें बहुत अच्छे से मिल जाता है, लेकिन क्या अब यहाँ पे ये सरकार की जिम्मेदारी आती है कि भारत की जो जनसंख्या जो 80% जनसंख्या है उसके पास, देखिए उसमें से 80% जनसंख्या में बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है कि जो अपनी डेली नीड्स है वो सारी चीज़ें जो है वो फुलफिल कर लेती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी ऐसी जनसंख्या है। अब जैसे अगर मैं अपना ही एग्जांपल ले लूँ कि मान लीजिए कि कल को मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए या कुछ हो जाए, तो हमारे पास इतनी सेविंग्स तो नहीं है कि हम अपना इलाज करवा लें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा या फिर कुछ और करना पड़ेगा, या जो भी है मतलब, तो वो सारा कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में 2 अनुभव दिए गए हैं। पहला अनुभव है केरल का अनुभव और दूसरा है कोस्टारिका का तरीका। दोनों को डिस्कस करते हैं। केरल के अनुभव, यहाँ पे कहानी 1996 की है। राज्य सरकार ने, तो राज्य सरकार जो केरल की गवर्नमेंट है, यानी केरल जो है ये स्टेट गवर्नमेंट है। हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जितने भी हमारे स्टेट्स हैं तो उतने स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं और एक गवर्नमेंट है हमारी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे अभी जो है हमारे प्रेजेंट टाइम में जो प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो मोदी जी हैं। तो अब देखिए केरल के अनुभव में हमें क्या देखना है कि 1996 की ये कहानी है कि यहाँ पे किया क्या गया कि केरल की सरकार ने जो अपना फंड जो रिलीज किया जाता है, तो उस बजट में लगभग 40% जो है वो किसे दे दिया गया। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे केरल का जो फंड है वो केरल का जो बजट था वो 100 रुपए का था, तो 100 रुपए में 40 रुपए किसे दे दिए गए, डायरेक्टली पंचायतों को दे दिए गए। अब पंचायतों से ये कहा गया कि आप अपने जो तौर तरीके हैं वो आप बनाइए कि इस 40 रुपए को आप किस तरीके से खर्च करेंगे, क्या करेंगे। तो ये जब पंचायतों को दे दिया गया तो लोग जो अब ये जो है पंचायतों को जब दे दिया गया तो पंचायतें जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों पर वर्क करती हैं, तो उनके लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो वहाँ के ग्रामीण एरियाज के लोगों ने मिलकर क्या किया, एक अपना रूपरेखा तैयार की, जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर तैयार किया कि किस किस प्रकार से इस 40 रुपीज़ को हम क्या करेंगे, देखेंगे या किस तरीके से हम व्यय करें। तो मेनली जो वो 40 रुपीज़ वो खर्च किए गए, वो मेनली जो है वो आहार वगैरह पे, पोषण वगैरह पे खर्च किए गए और स्वास्थ्य सेवाओं पे किए गए। तो वहीं हम देखते हैं कि लिटरेसी रेट वगैरह और जो स्वास्थ्य दर वगैरह हमें जो देखने को मिलती है केरल में अच्छी देखने को मिलती है, वो उसका यही रीज़न है कि वहाँ पे पंचायतों को भी इन्वॉल्व किया गया और उनके लिए जो बजट में लगभग 40% हिस्सा दिया गया। अब कोस्टारिका का तरीका देख लेते हैं। अब ये कोस्टारिका जो है ये दक्षिणी अमेरिका का एक पार्ट है। अब ऐसा ये भी माना जाता है कि कोस्टारिका जो है ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कोस्टारिका का जितना भी बजट था तो उसने ये कहा कोस्टारिका ने कि हम जितना भी हमारा जो फंड है, जो हमारे पास रुपीज़ हैं, उसे हम किसमें व्यय करेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं पे। हम बहुत सारा हिस्सा अपना जो है वो सेनाओं पर भी खर्च कर देते हैं। ये मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रही हूँ कि क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं किया जाना चाहिए, मैं ओनली कोस्टारिका का तरीका बता रही हूँ कि कोस्टारिका की गवर्नमेंट ने ये किया कि जो भी एक्सपेंडिचर्स किसमें सेनाओं पे खर्च होते थे वो जो है वो कम कर दिए, ये टोटली जो है वो ख़त्म कर दिया और उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर वो जो एक्सपेंडिचर्स थे वो लगाए और इसीलिए कोस्टारिका को दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। ये थी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दिया करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।